हाँ जी, हम जीएसटी पढ़ रहे थे। तीन तरह से जीएसटी पे किया जा रहा है: सीजीएसटी, एसजीएसटी, आईजीएसटी। ये तो सबको पता है। सीजीएसटी और आईजी एसजीएसटी तो हर प्रोडक्ट पे लगता है। ओके जी, कर दूंगी। सीजीएसटी और एसजीएसटी जो है वो तो सब पे लगता है, सबको पता है, ठीक है। एसजीएसटी हर स्टेट के अकॉर्डिंग लगता है। और जो सीजीएसटी है वो तो सब सब पे ही लगता है। वो जो जाता है वो सेंट्रल गवर्नमेंट के पास जाता है। एसजीएसटी स्टेट वाइज जाता है, यानी कि अगर हम पंजाब में दे रहे हैं एसजीएसटी तो पंजाब के स्टेट को मिलेगा वो, स्टेट गवर्नमेंट को मिलेगा। अगर हरियाणा में जाके सीजीएसटी एसजीएसटी पे कर रहे हैं तो हरियाणा के स्टेट गवर्नमेंट को मिलेगा। और जो आईजीएसटी है वो क्या है? इंटर स्टेट ट्रांजेक्शन। यानी कि जब स्टेट आपस में ट्रांजेक्शन करते हैं, दो स्टेट जब आपस में ट्रांजेक्शन करते हैं तो उनमें जो जीएसटी लगता है दैट इज आईजीएसटी, जो कि है दोनों में शेयर हो जाता है, सेंट्रल में भी और स्टेट में भी। ठीक है, दोनों में हाफ हाफ डिवाइड हो जाता है आईजीएसटी। इसके बेनिफिट्स क्या हो गए? सिंपल हो गया टैक्सेशन, ठीक है, रूल सिंपल हो गए टैक्स लगाना। ठीक है, टैक्स का इविशन यानी कि जो टैक्स चोरी होता था वो कम हो गया। ठीक है, बूस्ट हो गई इकोनॉमी हमारी। नाउ जी, सीजीएसटी चैप्टर 9, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। ये क्या कह रहा है? गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स इज टाइप ऑफ टैक्स विच इज अप्लाइड टू द सेल्स ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज इन मेनी कंट्रीज अराउंड द वर्ल्ड। ठीक है, जीएसटी जो है वो बहुत सारी कंट्री में लगाया जाता है। किस पे लगता है? ये गुड्स एंड सर्विसेज पे। नाम से क्लियर है, गुड्स और सर्विसेज टैक्स है, तो ये किस पे लगेगा? गुड्स और सर्विसेज पे लगेगा। ठीक है, ये बहुत ही कंप्रेसिव टैक्स सिस्टम है। ठीक है, यानी कि बहुत आसान सिस्टम है, इजी सिस्टम है, रदर देन की वैट, एक्साइज ड्यूटी और सेल्स टैक्स। ठीक है, इनमें क्या था? बहुत सारे टैक्स लगाए जाते थे, अलग 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 अलग। इसमें क्या है? डायरेक्ट जीएसटी लगा देते हैं बस। ठीक है। तो जीएसटी वर्क कैसे करता है? सबसे पहले आएगा सिंगल टैक्स सिस्टम। जीएसटी क्या हो गया? एक सिंगल टैक्स टैक्स सिस्टम आ गया। मल्टीपल टैक्स, सेल्स, परचेज, वैट, एक्साइज ड्यूटी, इन सबसे बचा लिया इसने आपको। अब आप सिंगल टैक्स के अंडर रेगुलेट करवा सकते हो अपने आप को। ठीक है, एक ही टैक्स देना है आपको, दैट इज जीएसटी। ठीक है, देन इनपुट टैक्स क्रेडिट। जीएसटी का एक बहुत अच्छा फीचर है, दैट इज इनपुट टैक्स क्रेडिट। It means that business can subtract the tax they are paid on their purchases from the tax they collect on their sales. ठीक है, इनपुट टैक्स क्रेडिट यानी कि माइनस करके दे देते हैं। ठीक है, जैसे हमने किसी से सामान लिया, हमने किसी को सामान दिया, उनका जो बैलेंस है हम सिर्फ वही पे कर देते हैं। ऐसे ही इसमें है। ठीक है, मान लो इन्होंने रॉ मटेरियल खरीदा, लिख रहे हैं बाय रॉ मटेरियल एंड पे जीएसटी ऑन दैट, उस पे जीएसटी पे कर दिया। They can deduct this amount from the GST they collect when they sell the final good। ठीक है, जब वो फाइनल गुड उसको बना लेंगे, रॉ मटेरियल को फाइनल बना लेंगे, तो उस पे जो सेल करने पे टैक्स आएगा वो कलेक्ट करेंगे, वो उस अमाउंट को माइनस करके कलेक्ट करेंगे। वेट। ठीक है, तो इससे क्या है? अवॉइड किया गया टैक्स के ऊपर टैक्स के सिस्टम को। ठीक है, सिंपल लैंग्वेज में मान लो, जैसे जैसे आप सामान खरीदते हो, कुछ भी खरीदने गए हो, ठीक है। आपने उनसे कुछ खरीदा, आपने उनको पैसे दिए, आपने ज्यादा पैसे दे दिए, वो रिटर्न कर देते हैं ना बचे हुए पैसे। इसमें भी वैसे ही है। आपने परचेज की, सेल्स दूसरे ने सेल की, दोनों के बीच का जो डिफरेंस बचा वो आपको क्या कर देंगे? वो आपको रिटर्न कर देंगे, इनपुट टैक्स क्रेडिट वापस आ जाएगा आपको। देन जीएसटी रेट्स क्या हुए? जीएसटी इज यूजली डिवाइड इनटू डिफरेंट रेट्स। इसकी स्लैब है प्रॉपर। ठीक है, 5%, 12%, 18%, डिपेंड करता है कि आपकी आइटम कैसी है। जैसा आपका प्रोडक्ट होगा उस पे वैसा ही टैक्स होगा। ठीक है, जितने जैसे लग्जरी गुड पे आप अगर जाते हो तो टैक्स क्या होगा? हाई होगा।
और वही आप असेंशियल गुड्स पे जाते हो तो टैक्स क्या होगा, कम होगा। ये अच्छी बात है, ठीक है। क्यों? क्योंकि जो गरीब लोग हैं वो क्या करेंगे, वो तो नेसेसरी गुड्स ही खरीदते थे, ठीक है। लेकिन पहले उनको बराबर टैक्स देना पड़ता था। अब क्या हो गया, नेसेसरी गुड पे टैक्स ही कम है। तो जो सिर्फ नेसेसरी खरीदते हैं उनके लिए क्या है, टैक्स कम है। और जो लग्जरी खरीदते हैं, मतलब उनके पास पैसा ज्यादा है, इसलिए उनपे टैक्स भी क्या है, ज्यादा है। कंप्लेन एंड रिपोर्ट, इसमें इजी है कंप्लेन करवाना, रिपोर्ट करवाना। प्राइजेस पे इम्पैक्ट पड़ता है इससे, ठीक है, बर्डन कम हो जाता है लोगों का। देन विच टैक्स एट द सेंटर एंड स्टेट लेवी आर बीइंग सब सम्ड इनटू जीएसटी। कौन सा टैक्स स्टेट और सेंटर का है जो मिक्स हो गया है जीएसटी में, ठीक है, ऐड हो गया है जीएसटी में। ठीक है, जीएसटी इंट्रोड्यूस किया गया, स्ट्रीमलाइन एंड कॉन्सोलिडेट दिस टैक्स इनटू अ सिंगल सिस्टम। ठीक है, इसने क्या कर दिया, बाकी सारे टैक्स तोड़ दिए, सिर्फ एक सिंगल सिस्टम, सिंगल टैक्स रख लिया। तो जो सेंट्रल स्टेट का टैक्सेस थे जो जीएसटी में ऐड हो गए हैं, वो कौन कौन से हैं? सबसे पहले सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी। सेंटर का जो एक्साइज ड्यूटी का टैक्स लगता था, अब वो नहीं लगता है, उसको रिप्लेस करके कौन सा आ गया, जीएसटी आ गया। देन सेंटर का ही सर्विस टैक्स, सर्विस टैक्स भी लगाया जाता था, वो भी अब नहीं है, वो भी जीएसटी के अंदर आ गया। एडिशनल ड्यूटीज लगाई जाती थी एक्साइज पे, ठीक है, एडिशनल टैक्स लगाए जाते थे एक्साइज पे, वो भी हट गए हैं। स्पेशल एडिशन कस्टम्स और कस्टम पे लगाए जाते थे, ठीक है, इंपोर्ट गुड्स पे लगाए जाते थे, वो भी हट गए हैं। केस और सर्च केसेस एंड सर्च चार्जेस लगाए जाते थे, ठीक है। सर्च चार्जेस क्या होते हैं, कुछ अमाउंट, जैसे जैसे वो शांति आंवला का आता है ना, कि 1% स्कूल बच्चों की पढ़ाई के लिए, वैसे ही ये सर्च चार्जेस क्या होते हैं, कि कुछ अमाउंट अलग से निकाल लिया जाता है एजुकेशन और हेल्थ के लिए, ठीक है। तो अब ये भी निकाल दिए गए हैं, ये भी क्या हो गए, अब सब सम्ड हो गए हैं जीएसटी में। स्टेट के कौन से, स्टेट में वैट टैक्स आ गया, वैल्यू एडेड टैक्स, जो गुड्स पे लगता है, वो भी रिप्लेस कर दिया गया है। सेल्स टैक्स वो भी रिप्लेस कर दिया गया है, परचेज टैक्स रिप्लेस कर दिया गया है, एंटरटेनमेंट टैक्स रिप्लेस कर दिया गया है, लग्जरी टैक्स रिप्लेस रिप्लेस कर दिया गया है, ठीक है। लग्जरी टैक्स रिप्लेस कर दिया गया है, लेकिन जीएसटी में उसकी एक अलग अलग से रेंज बना दी गई है, अलग से रिजीम बना दी गई है, कि जो लग्जरी खरीदेगा उस पर इतना टैक्स लगेगा। लग्जरी टैक्स तो नहीं है, लेकिन लग्जरी टैक्स जीएसटी में ही इंक्लूड हो गया। लॉटरी, गैम्बलिंग, इन सब का टैक्स हटा दिया गया है, सारे के सारे जीएसटी के अंदर इंक्लूड कर दिए गए। इसके लिए ऐसा नहीं है कि इन पे टैक्स ही हट गए, इन पे टैक्स हटे नहीं है, टैक्स तो है इन पे, लेकिन अब इनके टैक्स रेट जो है वो जीएसटी के अकॉर्डिंग है। देन मेजर क्रोनोलॉजिकल इवेंट्स दैट इवन लेड टू द इंट्रोडक्शन ऑफ जीएसटी। हाँ जी, तो इंट्रोडक्शन क्यों किया गया, जीएसटी क्यों लाया गया, ठीक है। मेजर इकोनॉमी रिफॉर्म्स कौन कौन से आए जिसकी वजह से जीएसटी इंट्रोड्यूस किया गया? फर्स्ट आ गया प्री इंडिपेंडेंस आरा। इंडिपेंडेंस से पहले सेल टैक्स लगते थे, ठीक है, जो क्वाइट क्या थे, फ्रेगमेंटल, यानी कि बहुत ज्यादा थे, ठीक है, जो स्टेट और सेंटर लगाती थी। देन 50-80 आ गया, इसके डिके में भी कॉम्प्लेक्स टैक्स सिस्टम था, यानी कि बहुत मल्टीपल टैक्स थे, एक ही चीज पे 10-10 टैक्स लगे हुए थे, ठीक है। देन आफ्टर 1990 लिबरलाइजेशन के बाद, ग्रोथ के बाद नीड पड़ी कि टैक्स जो है वो सिंप्लीफाई किए जाने चाहिए, है ना, इतने मतलब मल्टीपल टैक्स ना हो, थोड़ा सिंप्लीफाई करो टैक्स को ताकि ट्रेड को प्रमोट किया जाए। तो 2000 में वैट इंट्रोड्यूस किया गया, वैट लगाया गया सेल टैक्स को रिप्लेस करके। लेकिन वैट भी क्या था, इतना ज्यादा अच्छा असर नहीं कर पा रहा था, ठीक है। तो 2004 में कैलकर कमेटी रिपोर्ट ने सजेस्ट किया कि टैक्स रिफॉर्म किए जाए, ठीक है, और जीएसटी को इंट्रोड्यूस किया जाए। 2004 में जीएसटी को इंट्रोड्यूस करने की बात की गई थी कैलकर कमेटी के द्वारा, ठीक है। तो 2006 में इंट्रोडक्ट करने के लिए बिल पास किया गया, यानी कि कॉन्स्टिट्यूशन में
बिल पास किया गया पार्लियामेंट के लिए कि ये टैक्स हमने लगाना है, आप इसको पास करो। लेकिन तब पार्लियामेंट ने इसको पास नहीं किया। ठीक है, 2006 में ये बिल पास नहीं हुआ था। तो फिर से दोबारा सेकेंड अटेम्प्ट किया गया 2011 में। ठीक है, फिर पार्लियामेंट को 2011 में मतलब कुछ अमेंडमेंट करके जीएसटी का पहला जो कमेटी ने बताया था टैक्स, उसमें कुछ अमेंडमेंट की गई जो पार्लियामेंट को पसंद नहीं आया, जिसकी वजह से उन्होंने फेल कर दिया था, पास नहीं किया था। उन सब चीजों में अमेंडमेंट की गई, उनको थोड़ा चेंज किया गया और फिर से पार्लियामेंट को दिया गया बिल, ठीक है, पास करने के लिए। ठीक है, तो 2040 में क्या किया गया, बिल को री इंट्रोड्यूस किया गया, दोबारा से सबको समझाया गया कि ये बिल है क्या। ठीक है, पार्लियामेंट को 2014 में फिर समझाया गया। ठीक है, जब 2011 में दिया गया पार्लियामेंट को, तो उन्होंने क्या कहा कि इसको क्या करो, इसको फॉर्मेशन बनाओ, इसकी प्रॉपर, इसको प्रॉपर तरीके से बनाओ, एक काउंसिल बना के उसको डिस्कस करो। ठीक है, जीएसटी की काउंसिल बना के उसको डिस्कस करो। तो फिर जीएसटी की काउंसिल बना के उसको प्रॉपर डिस्कस किया गया, प्रॉपर उसमें जो भी री इंट्रोड्यूस करना था वो इंट्रोड्यूस किया गया, देन उस बिल को पास किया गया लोकसभा में 2015 में। देन 2016 में पैसेज एंड इम्प्लीमेंटेशन। देन 2016 में फिर ये कॉन्स्टिट्यूशन में बिल क्या हो गया, पास हो गया, राज्यसभा में 2016 में पास हो गया। देन बिल किसको दिया गया, प्रेसिडेंट को दिया गया साइन करने के लिए। जब तक प्रेसिडेंट के साइन नहीं होंगे बिल पास नहीं माना जाएगा। मतलब बाकी सबने कर दिया, प्रेसिडेंट के पास भेजा गया 2016 में। देन 1 जुलाई 2017 को बिल क्या हुआ, इम्प्लीमेंट कर दिया गया। ठीक है, रोल आउट ऑफ जीएसटी, यानी कि फिर प्रेसिडेंट ने भी उसको साइन करके 1 जुलाई 2017 को ये बिल क्या हो गया, सारे टैक्स हटा के रिप्लेस करके जीएसटी को ले आए, फाइनली जीएसटी लगा दिया गया। हाँ जी, हाउ वुड जीएसटी इज एडमिनिस्ट्रेटेड इन इंडिया, इंडिया में जीएसटी कैसे लगाया जाता है। जीएसटी काउंसिल, सबसे पहले काउंसिल बनाई गई। ठीक है, एक बॉडी बनाई गई जिसमें फाइनेंस मिनिस्टर, ठीक है, स्टेट के फाइनेंस, ठीक है, पूरी काउंसिल ने मिलकर डिसीजन लिया कि जीएसटी को इम्प्लीमेंट कैसे करना है, कहाँ पे करना है, कितना टैक्स रेट होना चाहिए, क्या फेयर रहेगा। ठीक है, प्रॉपर बनाया गया। देन इसको दो पार्टीज में डिवाइड किया, फिर एक और पार्टी निकाली गई, दैट इज इंटर स्टेट, कि दो अगर स्टेट आपस में कर रहे हैं तो आईजीएसटी लगेगा उस पे। ठीक है, बात तो यही थी कि सी एसजीएसटी और सीजीएसटी ही बनेगा, एंड में वो एसजीएसटी और सीजीएसटी, लेकिन पास करने के लिए उसमें एक ही टैक्स पास होगा, दैट इज आईजीएसटी। देन उसका नेटवर्क क्रिएट किया गया, गवर्नमेंट के साथ प्लेटफॉर्म बनाए गए, उसके रजिस्ट्रेशन कैसे करनी है, फॉर्म फिल कैसे करना है, आईटीआर कैसे भरनी है, पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर प्रिपेयर किया गया, पेपर वर्क किया गया। देन रजिस्ट्रेशन, लोगों को रजिस्टर करवाया गया, जो बिजनेसेस थे उनको एक यूनिक जीएसटी नंबर दिया गया। ठीक है, यानी कि उनका बिजनेस जीएसटी के अंदर रिकॉर्ड करवाया गया। देन फाइलिंग रिटर्न, वो रिटर्न फाइल कर सकते थे। ठीक है, जैसे परचेज और सेल का टैक्स, उन्होंने टैक्स क्रेडिट क्रिएट करना है ना, हमने अभी पढ़ा था इनपुट टैक्स क्रेडिट, वो कैसे मिलेगा उनको, जब तक वो फाइल नहीं होंगे उनको मिलेगा नहीं। ठीक है, तो ये सारा थ्रू कंप्यूटर, थ्रू नेटवर्क वर्क होने लगा। तो स्टेट और सेंटर में ये ट्रांजेक्शन कैसे की जाती हैं, इंटर स्टेट और इंट्रा स्टेट। इंट्रा स्टेट क्या है, जब एक ही स्टेट के अंदर टैक्स लग रहा है तो उस पे कौन सा टैक्स लगेगा, जीएसटी, सीजीएसटी और एसजीएसटी। ठीक है, यानी कि अगर पंजाब का बिजनेस पंजाब में काम कर रहा है तो उस पे कौन सा टैक्स लग रहा है, सिर्फ सीजीएसटी और एसजीएसटी। इंटर ट्रेड क्या है, जब हम ट्रेड कर रहे हैं लेकिन बाहर के साथ, हमारे स्टेट से बाहर निकल रहे, लाइक पंजाब और हरियाणा आपस में अगर कुछ लेन देन कर रहे हैं गुड्स और सर्विसेज का, तो वो कौन सा टैक्स लगेगा, इंटर स्टेट टैक्स लगेगा। तो कैलकुलेशन कैसी होती है टैक्स की, 18% इम्पोज किया जाता है टैक्स। ठीक है, 18% में से
9% सीजीएसटी का, 9% एसजीएसटी का, दोनों क्या है, इक्वली बांटते हैं टैक्स को। टैक्स कलेक्ट पेमेंट कैसे होती है, पूरा 180 कलेक्ट कर लिया जाता है टैक्स उनसे। ठीक है, 180 सीजीएस मतलब टोटल जितना टैक्स बनता है 9% सीजीएसटी में दिया जाता है और 9% एसजीएसटी में। लिखा भी ऐसे ही जाता है। आप कभी जीएसटी देखोगे तो उस पे लिखा होगा एसजीएसटी 180, सीजीएसटी 180, दोनों को बराबर टैक्स देके आपको दिखाया जाता है। आपको डायरेक्ट सीजीएसटी नहीं दिखता, आपको दोनों लिख के देते हैं अलग से कि आपका टैक्स जो है इतना सीजीएसटी में गया और इतना आईजीएसटी में गया। इनपुट टैक्स क्रेडिट क्या है, आप क्लेम कर सकते हो अपनी परचेज पे। ठीक है, अगर आप पेड बायर पेड हो। अब आपने एक बार पे कर दिया तो आपको ये दोबारा पे नहीं करना पड़ेगा। ठीक है, अब आपको दोबारा ये टैक्स पे नहीं करना पड़ेगा अगर आपने एक बार सेल के लिए टैक्स पे कर दिया हुआ है। Then how will be interstate transaction of goods and services be taxed under GST terms, IGST method? अब इंटरस्टेट की ट्रांजैक्शन आ गई, यानी कि दो स्टेट आपस में जब टैक्स करते हैं तो उसकी ट्रांजैक्शन कैसे रिकॉर्ड की जाती है। तो इंटरस्टेट क्या हो गए, दो स्टेट आपस में क्या कर रहे हैं, गुड को सोल्ड कर रहे हैं, बेच रहे हैं। जैसे कि इन्होंने एग्जांपल दिया है कि महाराष्ट्र सेल कर रही है कर्नाटक के कस्टमर को। ठीक है, तो वो इंटरस्टेट हो गया। रोल क्या है आईजीएसटी का, आईजीएसटी जो है मिलेगा सीजीएसटी और एसजीएसटी को, लेकिन सेपरेटली मिलने की जगह एक ही जगह पे मिल जाएगा। ठीक है, तो अब इसका कैलकुलेशन क्या होगा, मान लो 18% देना था, तो डायरेक्ट 18% आईजीएसटी लिख के दे दिया जाएगा। बाद में वो सीजीएसटी और एसजीएसटी में बढ़ता रहेगा, लेकिन अब इसमें डायरेक्ट आईजीएसटी लिख दिया जाएगा। जैसे अगर इंट्रा स्टेट था, एक ही स्टेट के अंदर ट्रांजेक्शन हो रही थी, तो सी एसजीएसटी और सीजीएसटी लिखा था, दोनों को 9% दिया था। इसमें क्या है, दोनों को 9% नहीं देना, डायरेक्ट 18% आईजीएसटी में डाल देना। क्लियर है। देन हाउ यू इम्पोर्ट्स बी टैक्स्ड अंडर एस जीएसटी। जीएसटी के अंदर इंपोर्ट का टैक्स कैसे लगता है। ठीक है, जो इंपोर्ट है उसको क्या ट्रीट किया जाता है, उसको इंटर स्टेट ट्रीट किया जाता है। ठीक है, यानी कि स्टेट के अंदर ही, यानी कि इंटीग्रेटेड जीएसटी ऑन इंपोर्ट्स। When goods are imported into India, they are subjected to IGST, which is a combination of CGST or SGST. This means that IGST paid on import is similar to the GST paid on domestic transactions. For example, if the IGST rate is 18, the import good will be taxed at that rate. ठीक है, जितने पे आईजीएसटी पे हो रहा है उतने पे ही क्या होगा, इंपोर्ट पे भी उतना ही लगेगा। यानी कि इंपोर्ट के लिए कुछ अलग से टैक्स नहीं है, आईजीएसटी को ही रखा है। जैसे आप इंटर स्टेट के लिए हम ट्रांजेक्शन के लिए यूज करते हैं, वही हम इंटर कंट्री के लिए भी यूज करेंगे, आईजीएसटी ही लगाएंगे। Custom duty and IGST. When goods arrive at the Indian port, there is a first assess for customer duty. ठीक है, सबसे पहले कस्टम ड्यूटी दी जाती है उस पे, ड्यूटी लेविड बाय द कस्टम डिपार्टमेंट। In addition to the custom duty, IGST is also levied on the value of goods being imported. IGST is calculated on the transaction involves, which includes the custom duty, cost of good and other charges like fringe and insurance. ठीक है, आईजीएसटी जो है वो तो ओवरऑल कैलकुलेट होता है। बाकी जो जो छोटे ड्यूटीज हैं जो पे करनी पड़ती है, बाहर से सामान आया है तो कस्टम ड्यूटी पे करनी पड़ेगी, तो कस्टम ड्यूटी पे करके वो भी ऐड हो जाएगी बाद में आईजीएसटी में। ठीक है, ये रीड करो, पेमेंट प्रोसेस, इनपुट टैक्स क्रेडिट, रीड करो। जो पॉइंट नहीं पता चला वो मुझसे पूछ लो।
हाँ जी, क्लियर है। तीनों क्लियर है। नाउ चैप्टर 10, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन एंड मॉनेटरी सिस्टम। देन फर्स्ट क्वेश्चन है, ट्रेस द जर्नी और IMF since its inception. They are the major changes that have taken place since inception. The International Monetary Fund was established in 1944 during the Bretton Woods Conference held in New Hampshire, USA. Its primary purpose was to ensure global monetary cooperation, secure financial stability, facilitate international trade, promote high employment, sustainable economic growth, reduce poverty around the world. तो IMF यानी कि इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, इनका क्या काम है? इनका काम है कि ये पूरे वर्ल्ड में क्या है, मनी की फंडिंग करते हैं, मनी प्रोवाइड करते हैं। किसी भी कंट्री में क्राइसिस आ जाए अगर, तो ये उनको क्या है, मनी मनी प्रोवाइड करते हैं उस क्राइसिस से बीट करने के लिए। उस पे इंटरेस्ट भी चार्ज करते हैं और वापस मनी रिटर्न भी लेते हैं। ठीक है। 44 कंट्रीज जो हैं वो इसके मेंबर हैं। इंडिया इज ऑल्सो द मेंबर ऑफ दैट। इंडिया भी इसका मेंबर है। इसने ऑपरेशन स्टार्ट कब किए थे? मार्च 1, 1947। मार्च में इन्होंने ऑपरेशन स्टार्ट कर दिए थे। शुरू शुरू में कंट्री क्या थी? इकोनॉमी आफ्टर वर्ल्ड वॉर 2। इट डिड प्रोवाइड फाइनेंशियल असिस्टेंट एंड एडवाइस ऑन इकोनॉमी पॉलिसी बेस्ड ऑन फिक्स एक्सचेंज रेट वेयर कंट्री करेंसी वॉज प्लेग टू द US डॉलर। ठीक है, इसमें क्या है, एक फिक्स्ड एक्सचेंज रेट में काम किया जाता था और जो भी मनी ये वापस लेते थे ये US डॉलर में ही काम करते थे। ठीक है, ये किसी और मनी में वर्क नहीं करते हैं। ये सिर्फ किसमें? US डॉलर में ही वर्क करते थे। ठीक है, किसी भी कंट्री को अगर ये पैसा देते थे तो वापस ये US डॉलर में ही लेते थे। ठीक है, रीड करो नेक्स्ट। जल्दी से रीड कर लो। जो लाइन ना पता चले वो पूछो। हाँ जी, रीड इट फास्ट। क्लियर है? इज दैट क्लियर? हाँ जी, 21 सेंचुरी में IMF क्या हुआ, इंक्रीज हो गया। इसका फोकस अब ग्लोबल इश्यूज पे चला गया। ठीक है, पहले ये सिर्फ वॉर पे प्रोवाइड करती थी। ठीक है,
देन इसने क्राइसिस पे प्रोवाइड करना शुरू कर दिया। ठीक है, जैसे रशिया में क्राइसिस आया, रशिया में क्राइसिस आया, तो डिफरेंट डिफरेंट क्राइसिस आए थे तो उसमें इन्होंने प्रोवाइड करना। अब इनका कहाँ शिफ्ट हो गए, अभी ये ग्लोबल इश्यूज पे शिफ्ट हो गए। लाइक पॉवर्टी के लिए भी देने लग गए। ठीक है, किसी को ग्रोथ के लिए चाहिए तो देने लग गए, एजुकेशन के लिए चाहिए तो देने लग गए। तो इन्होंने हर केसेस में फंड प्रोवाइड करने शुरू कर दिए। देन क्रिटिसाइज द रोल ऑफ IMF इन डेवलपमेंट ऑफ इट्स मेंबर नेशन। जो भी इसके मेंबर नेशन थे उसकी डेवलपमेंट में IMF ने कैसे साथ दिया, कैसे हेल्प की, ये हम पढ़ेंगे। सपोर्ट एंड स्टेबिलिटी। IMF ने फाइनेंशियल सपोर्ट दिया कंट्री को। ठीक है, बैलेंस ऑफ पेमेंट की जो क्राइसिस आ रहे थे उसको मीटअप करने के लिए, उसको कंप्लीट करने के लिए। ठीक है, जो भी करंट कंट्री में करेंसी की स्टेबिलिटी नहीं थी, इन्फ्लेशन आ रहे थे, ठीक है, इन्वेस्टर कॉन्फिडेंट नहीं थे, उनको फंड्स दिए ताकि वो इन्वेस्टर को कॉन्फिडेंट कर सकें अपनी कंट्री में जो है वो इन्वेस्टमेंट करवा सकें। ठीक है, जैसे एशियन फाइनेंशियल क्राइसिस आए थे 1997 में, तो IMF ने क्या किया था, उनको लोन दिया था। ठीक है, साउथ कोरिया और इंडोनेशिया को, ताकि वो अपनी इकोनॉमी को बिल्ड कर सके और रिकवर कर सके इस क्राइसिस से। पॉलिसी की कंडीशंस क्या थी, असिस्ट किया जाता था, पहले देखा जाता था कि क्या सच में ऐसा हुआ है, क्राइसिस आए हैं। ठीक है, देन उनको चेक करने के बाद ही उनको क्या दिया जाता था, अमाउंट दी जाती थी। चैलेंजेस क्या थे, market liberalization may not always be sustainable of all country participation, these have fringe economy and high level of poverty। क्या था, पोवर्टी बहुत ज्यादा थी, इनकी अमाउंट देने से भी वो कम नहीं हो पा रही थी। पॉपुलेशन ज्यादा थी, पोवर्टी ज्यादा थी। तो IMF जो था वो वर्क तो कर रहा था, तो इसके लिए एक चैलेंज था कि वो कैसे अपनी पावर को यूज करके पोवर्टी को कम करे। देन रिफॉर्म एंड अडॉप्शन, फिर इसको अडॉप्ट किया गया। ठीक है, बहुत सारी नई नई कंट्रीज इनमें ऐड हुई, इंगेज हुई इनके साथ। देन नाउ ये एक बहुत बड़ा इंस्टीट्यूट बन चुका है जो कि फंडिंग का काम करता है हर कंट्री को, ऑलमोस्ट एवरी कंट्री। द वर्ल्ड बैंक इज नॉट अ बैंक इन अ कॉमन सेंस, डिस्क्राइब। हाँ जी, वर्ल्ड बैंक जो है वो एक बैंक नहीं है, उसको डिस्क्राइब करो इसको। तो वर्ल्ड बैंक इज नॉट अ बैंक इन अ कॉमन सेंस, इट वर्ल्ड बैंक फंक्शन आर डिफर। ठीक है, वो क्या कह रहे हैं, वर्ल्ड बैंक जो है वो बैंक नहीं है, क्योंकि इसके फंक्शन जो है वो कमर्शियल बैंक से डिफर है। कमर्शियल बैंक जैसे, एक नॉर्मल बैंक जैसे फंक्शन इसके नहीं है। पर्पस एंड फंक्शन, कमर्शियल बैंक क्या होता है, फाइनेंस फाइनेंस प्रोवाइड करती है, डिपॉजिट एक्सेप्ट करती है, लोन प्रोवाइड करती है। लेकिन जो वर्ल्ड बैंक है उसका पर्पस क्या है, इकोनॉमी की डेवलपमेंट। ठीक है, रिड्यूस द पॉवर्टी, डेवलपमेंट ऑफ द कंट्री। वर्ल्ड बैंक का ये काम है, ये डिपॉजिट एक्सेप्ट नहीं करती, ये लोन प्रोवाइड नहीं करती, इसका काम क्या है, पॉवर्टी को रिड्यूस करना, इकोनॉमी को डेवलप करना। ठीक है, इट डज नॉट प्रोवाइड लॉन्ग टर्म लोन, ये लॉन्ग टर्म लोन नहीं प्रोवाइड करती। ठीक है, इसका जो मेन फोकस है वो किस पे होता है, इंफ्रास्ट्रक्चर पे, एजुकेशन पे, हेल्थ पे, इकोनॉमी पे। ठीक है, सस्टेनेबल ग्रोथ पे होता है। स्ट्रक्चर एंड ऑपरेशन, वर्ल्ड बैंक एक्चुअली में क्या है, 5 इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन with the two main arms being the International Bank for Reconstructing and Development and the International Development Associate, the middle income and credit worth low income countries, while the IDA provides International Development Association provide grants and concession loan to the
पुअरेस्ट कंट्री। ठीक है, IDA जो है एक एसोसिएशन बना दी है इन्होंने बैंक के अंडर, जो लोन प्रोवाइड करता है। वर्ल्ड बैंक लोन नहीं प्रोवाइड करता। वर्ल्ड बैंक कंस्ट्रक्शन पे ही ध्यान देता है। ठीक है, इंफ्रास्ट्रक्चर एजुकेशन पे ध्यान देता है। इसी का ही एक अथॉरिटी है, इसी की एक पार्टी है, दैट इज IDA, जो कि जो पुअरेस्ट कंट्री है, सबसे पुअरेस्ट कंट्री है, ठीक है, जो क्राइसिस में जा चुकी है, उसको लोन प्रोवाइड करते हैं फिर। इनका फंडिंग सोर्स क्या है? जैसे कमर्शियल बैंक का फंडिंग सोर्स क्या होता है? कस्टमर के डिपॉजिट। तो वर्ल्ड बैंक का फंडिंग सोर्स क्या है? इशुएंस ऑफ बॉन्ड और इंटरनेशनल कैपिटल मार्केट। ठीक है, ये गवर्नमेंट को अपने बॉन्ड्स जो है वो देती हैं, गवर्नमेंट्स को अपने बॉन्ड सेल करती हैं। ठीक है, और इंटरनेशनल कैपिटल मार्केट में से डील करती है। क्लाइंट रिलेशनशिप। कमर्शियल बैंक में रिलेशन कैसे होता है? लैंडिंग पे फोकस होता है, रिप्लेसमेंट पे फोकस होता है। ठीक है, जबकि वर्ल्ड बैंक में क्या है? क्लोजली रिलेटेड होते हैं सारे मेंबर। ठीक है, प्रोजेक्ट को प्लान करने में, प्रोजेक्ट को एस्टेब्लिश करने में दोनों मिलके करते हैं, कस्टमर जो कस्टमर है वो भी, और जो देने वाला है वो भी। ऑब्जेक्टिव है इम्पैक्ट। इसका ऑब्जेक्टिव क्या होता है? इसका ऑब्जेक्टिव है पॉवर्टी को रिड्यूस करना। ठीक है, कुछ नया प्रमोट करना। देन हाउ इज फॉरेन एक्सचेंज एक्सक्लूसिव identified? Foreign exchange exposure refers to the risk that a company financial performance or position will be affected by the changes in exchange rate. एक्सचेंज रेट के कारण जो भी कंट्री को या कंपनी को लॉसेस फेस करने पड़ते हैं या कम अमाउंट मिलती है उनको एक्सचेंज की वजह से, जो रिस्क लेना पड़ता है, उसको हम बोलते हैं फॉरेन एक्सचेंज। फॉरेन एक्सचेंज तो पता ही है आपको, कि अगर हमारे इंडिया में 84 रुपीज चल रहा है डॉलर का, अगर हमें डॉलर खरीदना है, $1 खरीदने के लिए हमें क्या देना पड़ेगा? 84 रुपीज देने पड़ेंगे। दैट इज फॉरेन एक्सचेंज, यानी कि उनकी करेंसी के साथ हमने एक्सचेंज किया है, फॉरेन करेंसी एक्सचेंज। देन ट्रांजेक्शन एक्सप्लोजर आ गया। ठीक है, एक्सप्लोजर कंपनी ट्रांजेक्शन इन्वॉल्व फॉरेन करेंसी। ठीक है, बाइंग एंड सेलिंग। आइडेंटिफाई क्या करती है? एग्जामिन करती है कॉन्ट्रैक्ट को, फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन को। ठीक है, ताकि फॉरेन करेंसी में चेंज किया जा सके। इकोनॉमिक एक्सप्लोजर क्या है? जो रेट होते हैं वो चेंज होते रहते हैं। ठीक है, एक रेट नहीं रहता। रेट फ्लक्चुएट होते हैं तो फ्लो भी क्या होता है? फ्लक्चुएट होता है। कभी कैश ज्यादा आ रहा है, कभी कैश कम आ रहा है। ऑपरेशन एक्सप्लोजर क्या हुआ? ऑपरेशन यानी कि काम। रेट चेंज हो गए तो प्रोडक्शन की एक्टिविटी भी क्या होती रहेंगी? चेंज होती रहेंगी। जो रॉ मटेरियल है वो कभी कम आएगा, कभी ज्यादा आएगा। ठीक है, क्लियर है? आइडेंटिफाई फॉरेन एक्सचेंज एक्सप्लोजर इन्वॉल्व analyzing various aspects of the country operation transaction and financial statement to understand how exchange rate change would affect its financial performance। ठीक है, तो ये किस तरह से इफेक्ट करता है फाइनेंशियल परफॉर्मेंस को, ये हमें कैसे पता चलता है? फॉरेन एक्सचेंज एक्सप्लोजर से। ठीक है, कंपनी को मैनेज करना पड़ता है, रिस्क को मैनेज करना पड़ता है। ठीक है, इंफॉर्मेशन रखनी पड़ती है अपने पास ताकि वो सही टाइम पे सही डिसीजन ले पाए। हाँ जी, क्लियर है? क्लियर है आपको? चैप्टर 10 क्लियर है? देन चैप्टर 11 विल बी कंटिन्यू टुमारो। कल भी आपकी दो ही क्लासें होंगी, 8 to 9, 9 to 10। ओके। हाँ जी, और रिकॉर्डिंग के लिए आप डॉट वे ऐप यूज कर सकते हो। डॉट वे ऐप पे रिकॉर्डिंग अवेलेबल है सारी।
अगर आपको नहीं मिल रही है तो